बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो सलाम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पे, उनकी आल पे और उनकी उम्मत पे। सामीन और नादरीन, राबिया जंजुआ और इजाज शाही के साथ प्रोग्राम अब होगा सच का सामना लिए हम हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। और हमारे पैनल में जो मेहमान शरीक होंगे वो है महवश राजा साहिबा, जो कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से। इसी तरह से तबिंदा सलीम साहिबा, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैं रावलपिंडी डिवीजन से। वर्दा खान, सदर पीटीआई वुमेन विंग मरी सिटी से, वो हमारे साथ आज पैनल में होंगी। सामीन, इससे पहले भी हम इस प्रोग्राम पे एक पहली किस्त हमारी हो चुकी है और आज हमारा दूसरी किस्त है इस मौजू के ऊपर। हमारे साथ लाहौर से थी समिया राहिला काजी साहिबा, लेकिन कोई अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद वो आज प्रोग्राम में शिरकत न कर सकें। कबल इसके कि हम अपने डिबेट को ओपन करें, थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारा जो माशरा है, पाकिस्तानी माशरा या सब कंटिनेंट का जो भी माशरा है, इसमें आमतौर पर ख़ातून के हवाले से जो एक राय रखी जाती है उसको सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है और समझा जाता है कि ये घर की जीनत है और इसको घर के अंदर ही और चार दीवारी के अंदर ही ये अच्छी लगती है। इसी तरह से क़दामत पसंद जो माशरा है उसमें औरत का काम जो है वो इस हद तक यानी महदूद समझा जाता है कि सजना संवरना, घर के अंदर रहना, बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत करना और सारी ज़िंदगी इसी चार दीवारी के अंदर मुक़य्यद रहना और संजीदा और समाजी और मुआशी और मशरती मामलात से उसे दूर रखने की एक कोशिश भी की जाती है। और इसी तरह से अगर आप पसमानदा इलाकों का जिक्र करें और उनका लड़कियों की ज़िंदगी का अगर जायज़ा लें तो उनकी ज़िंदगी उस वक़्त ख़त्म हो जाती है जब वो रुखसत होकर ससुराल की जानब जाती हैं और ससुराल में एक नई कहानी के साथ उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, जिसमें उठना बैठना सोचना किसी दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एक घरेलू हालात से तंग जो ख़वातीन और मर्द और ख़वातीन जो है वो महंगाई और गुर्बत से तंग जब घर से निकलती हैं, महंगाई के हाथों और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अगर कोई औरत रोज़गार की तलाश में बाहर निकलती है तो वहाँ भी से कई एक पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सामीन, आज इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हम अपने इस गुफ्तगू को, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं ओवर टू राबिया जंजुआ उनकी तरफ से हूँ और वो अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उसमें इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ हवालों से सवालात हम देखेंगे। और एक चीज़ ये कि ये प्रोग्राम हमारा इस वक्त सच टीवी और वॉइस फॉर कश्मीर और के न्यूज़ पे देखा जा रहा है। आप नाजरीन जो भी अगर सवालात पूछना चाहेंगे तो कमेंट्स की शक्ल में हमें ज़रूर लिखिएगा और हम दौरान गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात को भी शामिल करेंगे। जी, राबिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ इस वक्त विरदा खान और महविश राजा और तबिंदा मैडम, आपने जो अपना टाइम निकाला और आप हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में आए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सा मसला है। इस मसले पे बात करना बहुत जरूरी है और इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और उसके लिए इंसान को जो एक्सपीरियंस की बात है वो भी कर इंसान पे वो भी हो तो तब जाके वो काम बनता है। अगर एक्सपीरियंस ना हो, जिस तरह मैं भी राजा जो है वो जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह उनका है या तबिंदा मैडम का है या हमारी विद्या मैडम का है, तो इनका ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, तब जाके डिबेट हो सकती है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक बात आपकी नजर करना चाहूंगी और फिर मैं सवाल की तरफ जाऊंगी कि हमारे माशरे में जो है वो हमारा जो बदकिस्मती से मैं ये लफ्ज कहूंगी कि उस माशरे में कोई कानून नहीं है। जब ये हम एक
प्रोग्राम भी करेंगे, पीका पे देखने और सुनने वाले जो नाजरीन है उस पर भी प्रोग्राम करेंगे कि ये काला कानून, ये फलां कानून है। तो कानून के बारे में इस औरत के हवाले से जब आता है तो उसमें मैं यहाँ एक छोटी सी एक बात अपने ऊपर लेके आऊंगी कि मेरी तस्वीर को नंगा करके, मेरी तस्वीर को सारा यानी उतार के कपड़े नंगा करके उसके ऊपर स्टैंपें लगा के और उसके ऊपर लिखा गया कि राबिया जंजुआ रा की एजेंट है। क्योंकि मैं कश्मीर पे काम कर रही हूँ, कश्मीर पे वर्क करती हूँ, वहां जाके मैं बॉर्डरों पे जाती हूँ और मैं बहुत एक्टिव हूँ और मुझे अवार्ड से भी नवाजा गया है, आप सबको, जैसे मेरे देखने और सुनने वाले नाजरीन को भी पता है। तो जब ये इस तरह के हासदी लोग होते हैं और वो मेरे पे अटैक करते हैं, और वो जहां जर्मन से उन्होंने लोगों ने, अपने पाकिस्तानी लोग जो इधर रह रहे हैं, इन लोगों ने हायर किया पाकिस्तान से जियो रिपोर्टर का एक नुमाइंदा था जो रहीम यार खान से उसका ताल्लुक था, और उसको कार उस बंदे को हमने, जब हमने खोज लगाई सबने मिलके, जब हमारे सारे ने जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया तो पता चला कि वो उस बंदे ने सब कुछ ब्लॉक भी कर दिया और वो जियो का रिपोर्टर निकला। तो ये खातून वहां से लोग होके हमारे पे अटैक करते हैं इधर बैठ के कि इधर कानून है तो इधर नहीं कुछ हो सकता, तो पाकिस्तान और हमारे मुल्क में नहीं है तो चलें उधर लोगों को हायर करके हम खवातीन को हरासा करें। तो ये प्रोग्राम स्पेशल जो है वो इसी नोयत का है कि ये खवातीन के हवाले से ही है, ना सिर्फ ये मेरी बात है, ये हर एक उसके साथ हर घर में हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ, मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे में जाती हूँ, मैं पाकिस्तान के कोने कोने में जाती हूँ, और मैं ये सारी मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। बहुत खवातीन परेशान है क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, तो वहां से लोगों को हायर करते हैं। अब मैं आती हूँ अपनी तरफ एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत टॉपिक पे। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी तबिंदा मैडम आपसे, क्योंकि आप डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, आप इस वक्त अपनी रावलपिंडी डिवीजन, आप इस वक्त हाजिर सर्विस भी हैं, और आप वहां जो है वो रोज के रोज आपको, आपसे मिलने के लिए आते हैं लोग। जाहिर बात है आपके पास एक बहुत हजूम रहता है, मुझे पता है, मैंने खुद देखा है। तो मैं आपकी तरफ आऊंगी कि आपने, जब आप इस फील्ड में आई हैं तो आपने क्या देखा है, कि क्या आपने दूसरों को देखा या अपने ऊपर आपने ये महसूस किया कि ये खवातीन को बाहर निकलने में, काम करने में कोई प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं? आपने क्या महसूस किया, आपको फर्स्ट टाइम क्या लगा कि किधर खातून जो है हमारी वो पिस रही है इसमें, इस माशरे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक तो आपने बड़ा अच्छा चुना है और ये तकरीबन हम सब के रोजमर्रा एक्सपीरियंसेस हैं जिसको हम शेयर कर लेते हैं इस फोरम पे। असल में जॉब में जब मैं आई तो मुझे कोई ज्यादा वैसे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे लोग हेल्पफुल मिले, मुझे अच्छी टीम मिली। इसमें आपको ना हालात को अपने मुताबिक बनाने के लिए कुछ कुछ आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है और लोगों का भी ताउन लेना पड़ता है। ये टू साइडेड प्रोसेस है। अगर आप अच्छे तरीके से रहें तो लोग भी आपके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये माशरा है ना, अच्छे और बुरे हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो जहाँ कुछ अच्छे हैं वहां पे कुछ बुरे भी होते हैं और उनसे उनसे भी हमारा वास्ता पड़ता है। ये हालात को अपने मुताबिक ढालने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मतलब लोगों के इखलाक और किरदार को संवारने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी की बुरी बात है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करने की आदत पड़ती है। कुछ आप थोड़ा अपने किरदार से लोगों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आप अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी की बात बर्दाश्त करते हैं, किसी को आप समझा पाते हैं, और आपके कंडक्ट से लोग फिर इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि ये औरत जो है ये सीधे राह पे चली हुई, हिदायत पाई हुई औरत है। तो फिर दूसरे लोग भी जो है ना वो आपके साथ उसी तरह चलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा जो सर्विस का इतना पीरियड है, माशाल्लाह मुझे 27 साल हो गए हैं इस फील्ड में ना। तो शुरू शुरू तावन वाकई मुझे भी नहीं मिला, लेकिन ये है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कंडक्ट से, अपने अच्छे सलूक से समझ लें, मैंने हालात को अपने मुताबिक ढाल लिया। मैंने जहां जहां भी जॉब की, मैंने अपने तमाम स्टाफ को एक फैमिली की तरह डील किया ना, फैमिली मेंबर्स की तरह लिया। उनको मतलब सिखाया सिखाया और कुछ उनसे सीखा भी। इस तरह से मैंने अपने मुताबिक ढाला। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। यानी इसका मतलब है कि आपको आपको यानी मुश्किलात पेश आई, यानी मतलब यही है ना, सवाल का जवाब का मतलब यही है कि आपको भी मुश्किलात पेश आई। एक औरत को जब बाहर निकलती है तो उसको मुश्किलात पेश आती हैं, यही तो मेन इशू है आखिर। यानी बेशक हम कितने अच्छे क्यों ना हों, लेकिन इसके बावजूद भी खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। जी जी बिल्कुल।
नहीं, बिल्कुल। जब औरत घर से बाहर निकलती है ना, तो परेशानियां तो उसकी उसी वक्त शुरू हो जाती हैं, जब वो राह जाते लोग आपको देख रहे हैं। अगर बाई बस कोई औरत जा रही है तो उसके लिए वो सफर करना भी कोई कंफर्टेबल नहीं होता। मर्द उसके साथ जाएंगे, छेड़खानी भी होगी, नजरें भी उसके ऊपर होंगी, वो पता नहीं कितनी नजरों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और जब वो ऑफिस में जाती है तो ऑफिस का माहौल भी आपको पता है, ये हरासमेंट के लिए तो एक्ट अब बना है ना। इससे पहले जो था वो औरतें इनसिक्योर थी, काफी हद तक औरतें अब इनसिक्योर अब हैं। अब अपने अब लिए आप समझते हैं कि ये सही बना है, सही है ये? हाँ, ये काफी हद तक कंड्यूसिव है। आपको मैं अपनी ही मिसाल दूंगी। मैं ये कोई 3 साल पीछे चले जाएं तो मैं चकवाल में डिप्यूट थी, वहां भी डिप्टी डायरेक्टर ही थी। लेकिन वहां का जो डीसी था ना, उसके साथ मेरा किसी बात पे ना इशू शुरू हो गया। मैं बीमार थी लेकिन उसने मुझे बहुत हरास किया कि जी ये ड्यूटी पे आए, हर सूरत आए। मेरे हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहां एमएस तक को उसने फोन किया कि इसे फौरी तौर पे भेजें ड्यूटी पे ना। तो उसने भी कहा कि मैम को ड्रिप लगी हुई है, तबीयत खराब है तो अभी नहीं आ सकती। उसने अपना बड़ा ही जोर लगाया ना कि ये मेरे ऑफिस की गाड़ी अपने कब्जे में करने की कोशिश की, मेरा रजिस्टर पहुंचा लिया जी अपने पास कि इनका स्टाफ जो है मेरे ऑफिस में आके हाजिरी लगाए। उसने मेरी गाड़ी को भी कैप्चर करने की कोशिश की। ये सारी जो है ना, फिर इस सिचुएशन को मैंने फिर फेस किया और मैंने फिर चीफ सेक्रेटरी को खत भी लिखा, जिसके सिनारियो में, जिसके रिजल्ट में डीसी चकवाल उमर जहांगीर थे, उनको फौरी तौर पे हटा दिया गया और उनको गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। मैं अपनी यानी ग्राउंड्स पे आपका ठीक थी। मौकफ यही आया है, आपका भी मौकफ यही आया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, ये तबिंदा मैडम, मैं जाती हूँ महविश की तरफ। महविश राजा जो है हमारे साथ इस वक्त, ये इस वक्त रेडियो पाकिस्तान में जो है प्रोड्यूसर हैं इस वक्त। आप जो मेरे देखने और सुनने वाले भी हैं, और आपको भी पता होना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा बता दो, इनका तारुफ पहले भी हमारे जाज साहब ने भी करवाया है। तो ये वहां जाती हैं, इनकी एक बेटा भी है इनका, और ये बड़ी मुश्किलों से, अपनी मुश्किलों से, जहरी बात है, मुश्किलात से निकल के इन्होंने आसानियां पैदा की हैं। ये भी बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो आपसे महविश मेरा ये सवाल है कि जब आप, जहरी बात है, आपके खामन नहीं थे, बच्चा एक आपका था, और आप एक अकेली आप अब्बू के साथ रह रही हैं, तो आपको इस माशरे में क्या मतलब, जो मैंने पहले भी आपको, आपसे पूरी वो बात भी की है, वो भी समझ गई होंगी, और तबिंदा मैडम ने भी जो बात की है वो भी आपने सुनी है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे, आपकी खास तौर पे आपको क्या मुश्किलात पेश आई जब आपने फर्स्ट टाइम इस फील्ड में कदम रखा? तो क्या आपको, अच्छे बुरे तो हर जगह पे हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा यही हर बंदे से सवाल है, यही सवाल मैं पूछती हूँ कि हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जा रही है खवातीन को? रिस्पेक्ट से मतलब ये नहीं है कि हम लेना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही करते हैं आगे से, बहुत बहुत क्योंकि मैंने औरतों शुक्रिया। से सुनी है। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या मुश्किलात पेश आई, आप प्लीज मुझे बता सकती हैं, मेरे देखने और सुनने वालों को। राबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस अहम टॉपिक पे बोलने के लिए मौका दिया। मैंने आज से 15 साल पहले शुरू की थी जॉब, और वो एक जमाना था कि जरा उस वक्त पे बहुत छोटा, और है इंसान के वो मामला होते हैं, मुश्किलात तो हमेशा घर से बाहर निकलती है। मैं भी आपकी आवाज कट रही है, मैं भी आपकी आवाज को कट थोड़ा रही सा है। मजबूत कर लिया जाएगा। जी जी, जी, अब आप आ रही सही है है, आपको? बात करें। जी जी, बात करें आप, जी जी। बात यह है कि अगर, जी, अगर औरत, जो भी औरत है घर से बाहर निकलती है, मुश्किलात उसके लिए हमेशा से, जैसे कि आप कहें कि दरवाजे के बाहर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो मुश्किलात हुई, बहुत हुई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर लें, के लिहाज से भी और दूसरे भी बहुत सारे मामलात हैं कि आप सख्ती से पेश आना शुरू हो जाए। ये हमारे मजहबी हमें सिखाता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामला पाकिस्तान में खास सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम सख्ती का रवैया अपनाना। और दूसरा, जब मुझे एक अलमिया है, मैं इसको बड़े दुख से ये कहूंगी कि जो भी औरत मजबूरी के तहत भी घर से बाहर निकलती है, जैसे आपने जिक्र किया, मैं एज अ सिंगल पेरेंट, क्या दुनिया यही समझेगी कि हर औरत खराब है, बाहर निकलने वाली हर औरत कैरेक्टरलेस है? वो यह नहीं समझते कि क्या ये किसी मजबूरी के तहत बाहर निकलती है।
आप लोग जो भी खवातीन बाहर निकलती हैं, लोग उनकी मजबूरियों से फायदा उठाना चाहते हैं और जानते हैं कि किस किस तरीके से इस खातून को ट्रैप किया जा सकता है और किन किन तरीकों को, किन हवालों से, किन हीले बहानों के साथ सर्वाइव करती है। वो शुरू में बहुत मुश्किल हुई और 1 साल शायद मुश्किल था, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा कोई इशू, हाँ, इर्द गिर्द देखते हैं, सुनते हैं उन खवातीन को। जब से ये हरासमेंट का हमारा जो कानून पास हुआ है, उसके बाद से दूसरों को ही मोटिवेट किया और उनको, दूसरी खवातीन को हौसला और हिम्मत भी दी कि अब डरने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। आपकी आवाज जो जी है वो थोड़ी इंटरप्ट भी हो रही थी, इस वजह से जरा वो सही, हमारे जो नाजरीन है वो भी कह रहे हैं कि आवाज जो है वो महविश राजा की कट कट के आ रही है। तो महविश आपसे फिर दोबारा जो है जाज शाइख साहब भी आपसे सवाल पूछेंगे। तो मैं चाहती हूँ विदा मैडम आपकी तरफ मैं आती हूँ, आप मुझे बताएं, आप तहरीके इंसाफ की प्रेसिडेंट हैं, आप इस वक्त जो है वो जहरी बात है वो ऐसा किरदार आप निभा रही हैं वहां मरी में बैठ के। हमारे क्या वो, मैं तो पाकिस्तान नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि कश्मीर भी और पाकिस्तान भी, सारी खवातीन, सारी जितनी हमारी मुस्लिम उम्मा की जिधर भी रह रही हैं वो सारी हम एक हैं, हम एक शहर की बात नहीं करेंगे। तो वहां आपने, जहरी बात है, आप प्रेसिडेंट भी हैं तहरीके इंसाफ की खवातीन की, तो आपको आपके जितने आपके वालदेन हैं वो बाहर भी रहे हैं, बैरून मुल्क भी रहे हैं, आपने वो भी माहौल देखा है, आपने ये माहौल भी देखा है। आपको उस माहौल में, इस माहौल में क्या डिफरेंट नजर आया है कि खवातीन वहां सेफ हैं या यहाँ सेफ हैं? उसमें क्या, पहले तो ये सवाल बताएं, तो बाकी आपकी सियासत की तरफ जो बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करूंगी और मैं आपसे अपना तामील भी करवाना चाहूंगी ये कि जब मैं देखिए यहाँ का माहौल और जो बाहर का माहौल है, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरे फादर लोग उधर ही होते हैं, मैं भी विजिट करती हूँ यूके, मेरा भी आना जाना लगा रहता है। मैं आपसे ये कहूंगी कि हमारे देखिए हमारी जो औरतें यहाँ की हैं उनकी बहुत कानून, माशाल्लाह बहुत कानून पास हुए हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आप देखें जो हमारे, देखिए लंदन में आप देख लें, वहां पर अगर कोई सिंगल मॉम होती है ना, उसको इतना बेनिफिट दिया जाता है कि हिसाब ही ना हो। अगर हमारे माशरे में पता क्या है, अगर गलती से किसी बेटी की डिवोर्स का इश्यू हो जाए या कोई बेवा हो जाए और वो घर की वापसी के अपना दरवाजा पकड़ती है, तो ये है कि देखिए भाई तो वैसे ही बागी होते हैं माशाल्लाह, तो वो इनका जदाद का, मैं ये सबसे पहले अपने इमरान खान से ये बात करूंगी कि देखें ये कानून पास हो कि इनको जदाद में हिस्सा दिया जाए और ऐसे बेनिफिट हो कि ये लोग जो ऐसे बेनिफिट मिले कि औरतें अपना गुजारा कर सके, ठीक है ना। क्योंकि देखें यहाँ पे जॉब्स ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं पाकिस्तान में, बेशक हम जितने भी पढ़े लिखे हों, हमारे माशरे में ये है कि ना सिफारिशें बहुत ज्यादा चलती हैं, जिसकी वजह से जितने भी हम पढ़े लिखे हों हमें नहीं मिलता वो बेनिफिट, वो नहीं मिलती चीजें जो हम बेचारे मांगना चाहते हैं, जो जॉब हम चाहते हैं वो नहीं होता। और बेचारे जो पढ़े, मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं पढ़े लिखे लेकिन वो बेचारे गरीब होते हैं, उनको नहीं दी जा रही है जॉब। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ पर बेनिफिट का होना चाहिए। ये भी इमरान खान को, मैं अपने लीडर को ये कहूंगी कि औरतों के लिए कुछ ऐसा करें कि इनको हर माह इतना पैसा दिया जाए कि वो अपना गुजारा अच्छी तरह कर सकें, क्योंकि ये बहुत है, यानी कि ना पाकिस्तान और यूके में ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि ये बहुत ज्यादा किया जाता है ना कि आप इनको ऐसा बेनिफिट दिया जाए, ये अपना गुजारा अच्छा कर सके, ऐसी सहूलतें प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। हम अगर देखिए, अगर आप अब मैं अपनी सियासत से बात करना स्टार्ट करूंगी मैम, जब मैं अपनी सियासत में मैंने कदम रखा मैम, मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरा ताल्लुक मरी से है, ऐसी जगह से मैम ताल्लुक है जहां लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्यादातर लोग सियासत को पसंद नहीं करते। मेरा ताल्लुक ऐसे माशरे से है मैम। मैंने जब अपना सियासत में कदम रखा, मुझ पर ऐसी ऐसी बातें की गई, ऐसे ऐसे बहतान लगाए गए, मैं बहुत बहुत परेशान हो जाती थी। मैं कहती थी मुझे नहीं आगे बढ़ना, मैंने अपने पाकिस्तान के लिए इमरान खान की मोहब्बत में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे अबू मेरी स्ट्रेंथ बने रहे, उन्होंने कहा वर्दा आपने आगे बढ़ना है, आप करोगी ये काम, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे लोग पसंद करने शुरू हो गए हैं मैम। मैंने वहां से जब हमारे, क्योंकि तंजीम होती है ना मैम, तो हमने तंजीम जब लगानी थी तो उसमें मुझे लड़कियों को अपने साथ यानी कि शामिल करने में बहुत मुश्किलात हुई। मुझे उनको कन्वे करने में, यार आप मेरे साथ शामिल हो इन चीजों में। उनके घर वाले नहीं मानते थे कि हम सियासत में बच्ची को नहीं भेजेंगे, सियासत तो बड़ी गंदी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी अपने इमरान खान से और अपने MNA सदाकत अली अब्बासी से कि प्लीज खवातीन को
आप प्लीज वो ना करें, तब शामिल ना करें जब आपके इलेक्शन होते हैं, तब भी शामिल करें जब आपको और भी काम होते हैं। सिर्फ इलेक्शन के दौरान ये लोग हमें शामिल करते हैं, ये हमें याद करते हैं ये लोग। ठीक है, देखें हमारे पहले जमाने में जो पहले जमाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जहालत थी काफी, ठीक है, तब ऐसा कोई हकूक नहीं थे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उनके दौर में, हमें जायदाद के और उनके प्रॉपर्टी का भी उनने देखें। सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन हम पर जो वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई वो एजुकेशन की है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो अपना कबीला चला सकेगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी, जब उस पर मुश्किल वक्त होगा वो कुछ ना कुछ गुजारा कर सकेगी। इसलिए मैं सबसे फोकस करती हूँ पढ़ाई पर, एजुकेशन पे। पढ़ाई हमारे पे, लेकिन पढ़ाई पे चले हम आते हैं, एक और सवाल पे भी आपकी तरफ आएंगे, तो मैं एजाज शाइख साहब की तरफ जाती हूँ। इस वजह से बहुत से मसाइल हैं ऐसे खवातीन के, जिस तरह आपने ये बात की है, तो मैं एजाज शाइख साहब को ये करती हूँ मैं उनकी तरफ। तो यानी आपने जो बात की है ना कि बाहर निकलने में, जो विदा मैडम आपने कहा है कि बाहर निकलने में हमें मुश्किलात पेश आती हैं और बहुत ज्यादा आई हैं, यही तो मेरा मेन इशू है कि वो बाहर निकलने में हमें मुश्किलात पेश ना आए, हमें सेफ रखा जाए। खातून और एक शरीफ जो खातून शरीफ घराने की जो है वो खवातीन कम अज कम सेफ हो जाएं। तो इस पे चले मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी सवाल करने के लिए। तो मैं जाती हूँ, मैं देती हूँ इजाज शाइख साहब को। जी इजाज शाइख साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं पहला सवाल जो आगाज करूंगा वो महविश राजा साहब से मैं करूंगा। जिस तरह से मैडम वर्दा ने इस वक्त जिक्र किया तालीमी हवाले से, अगर हम मसाइल को कैटेगराइज करें तो थोड़ी सी आसानी भी रहेगी। मैं सबसे पहले आपको यकसा तालीमी हुकूक के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के आइन और पैनल कोड के मुताबिक तालीम हासिल करना जो है हर बच्चे का आइनी हक है और बुनियादी हक है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम आप देखें तो आमतौर पे जो वालिदैन हैं, एक तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बच्चियों की तालीम के ऊपर, वो बच्चे के तालीम को तरजीह देते हैं। और अगर इसके हवाले से अगर आप दई इलाकों का आप थोड़ा सा तजिया करें या जायज़ा लें तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चियों को मैट्रिक के बाद बैठाया जाता है और फौरन ये कहा जाता है जी मैट्रिक होगी अब शादी होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? यकसा तालीमी मौके जो है हमारी ख्वातीन को जो है बच्चियों को पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दस्तयाब नहीं है। जी, बात यह है कि अवेयरनेस तो शुरू काफी अरसे से हो चुकी, लेकिन हमारे मामलात वहां तक ही हैं जहां से हम कहते हैं कि चले थे वहीं पे। अब जब अगर रेडियो के हवाले से बात करें, जैसे रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें, तो हमें बहुत सारे डायरेक्टिव्स हुकूमत की तरफ से मिलते हैं कि हमने बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए तालीम के हवाले से, चाहे वो ड्रामास करने हैं, लिखवाने हैं, वो करने हैं, या हमें डिस्कशंस करनी है, या हमें लोगों को मोटिवेट करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रोमोस के जरिए है, चाहे वो किसी और तरीके से है। लेकिन अगर देहात का जिक्र किया जाए या देखा जाए, जैसे मेरा ताल्लुक खुद गुजर खान के इलाके से है, जज्जा गांव है मेरा, अभी तक ऐसे ही है कि सोचा ये जाता है कि इस क्या करना, मतलब इससे क्या करना है, इसने तो घर ही चलाना है। तो फिर जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक काफी है लड़की के लिए, या अगर करीब है तो ठीक है, एफए हो गया, बीए हो गया। लेकिन टेक्निकल तालीम की तरफ या आला तालीम की तरफ अभी भी किसी की सोच अभी तक नहीं जाती, जिसके लिए अभी भी बहुत हुकूमत की सतह पे तो जरूरत है ही है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हों या तालीम को इतना आम किया जाए। जैसे अभी मैं कल के एक बहुत अच्छी और खुशाइंद चीज देख रही थी कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी के हवाले से जो बिल पास हुआ उसका। तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है और वालिदैन को सबसे ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। अभी तक हमारी सोच वहीं पे है, अभी तक हमारे लोगों के मामलात वहीं पे है। वो ये सोचते हैं कि बेटा है तो कमाएगा, घर लेके आएगा, और बेटी है, हालांकि बेटी ने असल नस्ल तो बेटी ने संभालनी है, संभालनी भी बेटी नहीं है। और माँ की गोद वैसे भी पहली दरसगाह है। अगर ये कोई सोचे तो फिर, और हमारे बदकिस्मती से वसाइल भी इतने महदूद होते हैं कि बच्चियों को कम से कम सोचा जाता है कि चले इन पे इन्वेस्ट कम किया जाए, बच्चों पे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे कवानीन अब भी होने चाहिए जो कि ये हुकूमत हमारी पीटीआई की हुकूमत बहुत अच्छे इक़दाम के साथ साथ ये जरूर होना चाहिए कि यकसा तालीम बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए जरूरी होनी चाहिए।
जी, मैं इसी इसी तालीमी हवाले से मैं जो है वो अ, तबिंदा सलीम साहिबा से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक़्त अगर आप देखें तो आईन पाकिस्तान की शिक जो है A25 जो है उसके मुताबिक रियासत से 16 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम और लाजमी मियारी तालीम फराहम करना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप इसी एक एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि 22.5% जो बच्चे हैं वो बुनियादी तालीम से महरूम हैं, और जिसमें ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं वो 32% हैं जो प्राइमरी स्कूल में जाने वाली उम्र की बच्चियां हैं। और ये एक फ़र्क है, हम देख रहे हैं कि बच्चियों की तादाद और बाज़ हमारे जो रस्म व रवाज हैं, अगर आप चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध के रिमोट एरिया में या बलूचिस्तान के रिमोट एरिया में, तो वहाँ अभी तक अवेयरनेस नहीं पहुंची है कि बच्चियों की खुसूसन तालीम पे, बच्चों के भी वो नहीं करते लेकिन बच्चियों की तालीम पे वो इस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो, मैं मैडम वर्दा से भी पूछूंगा, लेकिन पीटीआई की हुकूमत को तो कहा ही जाता था कि ये ख्वातीन की हुकूमत है, ख्वातीन की सपोर्ट से आई है, तो इस दौर में आप क्या समझती हैं कि ख्वातीन और खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से हुकूमत ने क्या फैसले ऐसे किए हैं या क्या फैसले करने चाहिए जो हमारी नौजवान नस्ल को जो है ना बेहतर तालीमी मौके मुहैया कर सके? जी। सबका हुकूमतों ने भी तालीम की अहमियत पे काफ़ी काम किया, और मौजूदा दौर में भी ज़रूरत तो आपको पता है, इस्लाह का पहलू तो हर वक्त मौजूद होता है और कमी भी हर वक्त रहती है। ये आपकी बात बजा है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनका रेशो बहुत कम है। वो इसी वजह से कि फार ऑफ लैंड्स में या गाँव में या दूर दराज इलाकों में अभी तक तालीम आम नहीं की गई। और वही माइंड सेट की बात है कि हमारे मर्दों का माइंड जो है ना वो अभी तक सेट ही नहीं है। वो पुराने रस्म रिवाज को लेके चले गए हैं, अभी तक उसी को लेके चल रहे हैं। सिंध में चले जाएं, सिंध सिंध गवर्नमेंट में भी तालीम जो है वो दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी, बच्चियों की तो खास तौर पे। और जहाँ वडेरा सिस्टम है, वो भी वो गुलाम ही बना के रखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हमारी पब्लिक जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस में आ जाए, फिर तो जाहिर है उनकी सरदारी कम हो जाती है। तो नहीं, इस इसमें तरह ये से देखिए ना, एक मैं थोड़ा सा आपकी बात काटी जा रही है। गुर्बत की लाइन से तो हमारी जो आबादी का निसफ हिस्सा नीचे जा रहा है, और जो गवर्नमेंट बिल्कुल स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज हैं वहाँ तो भूत स्कूल और इस तरह की जो है वो स्टोरीज आ रही हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में तो गरीब आदमी जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो कैसे फिर हम बिल्कुल तालीमी, यानी बच्चों और बच्चियों दोनों मुतासर है, कैसे इसको लेके जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी हुकूमत को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। और अब चूंकि मैं रावलपिंडी डिवीजन में तैनात हूँ, तो पिंडी की हद तक मैं थोड़ी आपको ऐड कर सकती हूँ कि पिंडी में तालीम का मेयार जो है वो बहुत बेहतर है। यहाँ बच्चों की प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट का तो आपको पता ही है, जाहिर है कि उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। हमें चाहिए कि हम सरकारी स्कूल की हद तक, क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम से कम सरकारी स्कूलों में इतनी होनी चाहिए कि हर जगह पे बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। और पिंडी में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और जहाँ पे तालीम आम भी की गई है और मुफ्त भी दी जा रही है, और बच्चों को किताबें फ्री मिलती हैं। बसेस जो हैं उनका भी पिक एंड ड्रॉप, स्पेशल एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इनको बैग्स दिए जाते हैं, बुक्स दी जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और जो भट्टे पे काम करने वाले बच्चे हैं उनको भी फ्री एजुकेशन दी जा रही है, और जा जाके बस खुद उनको पिक एंड ड्रॉप देती है, उनकी तरफ जाके उनको लाया जाता है। तो यहाँ पिंडी की हद तक तो मैं ये कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में तालीम काफी हद तक आम की गई है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सही बात आप कर रहे हैं कि एक आम बंदे की पहुंच ही नहीं है। तालीमी अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि आप अगर तालीम पे खर्च करें तो बाद में आपका किचन चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो आजकल तो महंगाई जो है वो अरूज पे, और हर बंदा उससे इफेक्ट हो रहा है। ये हम इस हकीकत से कोई जी शोर इनकार नहीं कर सकता कि इस दफा इस दौर में हम लोग बहुत ज्यादा महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। और वो हम ऑफिसर्स होके अफेक्ट हुए हुए हैं, तो हमसे जो नीचे का तबका है, जो दिहाड़ीदार हैं या मजदूर लोग हैं या रेहड़ीबान है,
वो तो अपने बच्चों को तालीम की तरफ ला ही नहीं सकते, जो मौजूदा सिनारियो है। लेकिन सरकारी स्कूलों में तालीम फिर भी फ्री है, वहां बेहतर हालात है। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं कर सकती, वो उनके आम बंदे की तो पहुंच बहुत दूर है ना, वो तो अनअफोर्डेबल है। जी जी मैडम वर्दा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इसी बुनियादी जो तालीमी यकसान तालीमी हकूक़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगरचे कि ख़वातीन के मसाइल अगर हम कैटेगराइज देखेंगे तो कम उम्र की शादियों के हवाले से भी अभी मैडम राबिया, और हम देखेंगे जायदाद के हवाले से, और बहुत सारे और इश्यूज भी है। लेकिन ये तालीमी हवाले से, चलो आपका जो एरिया है मरी है या आज़ाद कश्मीर है, वहाँ तो सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन अब ओवरऑल हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ख़वातीन के बच्चियों के स्कूल जलाए गए कि तालीमी उनको, यानी एक शिद्दत पसंद तबके का भी इस तरह का ख़वातीन की तालीम के हवाले से मसाइल का सामना है। तो आप क्या समझती हैं कि आप, ज़रा आपकी गवर्नमेंट है और खुद भी आप वहाँ रिप्रेजेंटेशन आपकी भी वहाँ मौजूद है, तो ख़वातीन के हवाले से एक पीटीआई का, हुकूमत का एक स्टांस भी रहा कि हम इनको प्रोटेक्ट भी करेंगे तालीमी हवाले से। तो क्या समझती हैं कि कैसे ये इन मसाइल को टैकल किया जाए, जो रिमोट एरिया के जो पाकिस्तान के रिमोट एरिया में ज़्यादातर मसाइल का सामना है? जी, देखिए हमारे जो पंजाब है यहाँ तालीम की बहुत अच्छा दिया जा रहा है। देखिए हमारे, सबसे पहले मैं अपनी मरी की बात करूंगी। मैंने खुद जब एफए कंप्लीट किया तो हमारा वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। जो हमारी सबकी हुकूमत थी वो ये कहती थी जी यहाँ कोई यूनिवर्सिटी कायम ही नहीं हो सकती है। तो हमारे इमरान खान, हमारे लीडर इमरान खान और मेरे एमएनए सदाकत अली अब्बासी, इनकी मेहनत के बतूर यहाँ पर हमारे कौसहार यूनिवर्सिटी कायम हुई है। इसकी वजह से देखिए बहुत सी मुश्किलात हमें पहले, बहुत ऐसा होता था हम लड़कियों को हॉस्टल लाइफ गुजारनी पड़ती थी, जो बहुत ही मुश्किल सी लाइफ है। अपना घर छोड़कर आओ, खर्चात बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक अलग माहौल हो जाता है। हॉस्टल लाइफ को मैं पसंद करती ही नहीं हूँ। तो ये अच्छा हो गया तालीम का, मरी में ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। देखिए जो हमारे जो है बिलावल लोग जो कहते हैं कि जी हमने अपनी हुकूमत हमें जी दे दें सीट, इनको सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी इनको अपनी सीट से मोहब्बत है। इनको औरतों से कोई लगाव नहीं, इनको गरीबों से कोई लगाव नहीं है। इनने कभी भी वहां पर, देखिए मेरी बहन की शादी सिंध में हुई है, मैं उनके इलाके में सर गई हूँ। उनका इलाका इतना बैकवर्ड है, वहां पे किसी को हाई नहीं, कोई तालीम याफ्ता लोग हाई नहीं है। वहां पर जहालत इतनी ज्यादा है, कोई ऐसे स्कूल नहीं है, बच्चे कोई पढ़ नहीं रहे, उनकी सड़कें इतनी खराब हैं। उनके देखें बिलावल को चाहिए कि देखें वो तालीम के लिए कुछ ना कुछ करे। हुकूमत उनका, देखिए इलाका तो बिलावल लोगों का है ना, उनको चाहिए कि वहां पर तालीम के लिए लोगों, औरतों को अवेयरनेस दें, उनको तालीम के, देखिए घर घर जाके। आजकल तो हमारे पंजाब में, पहले देखिए मसला ये होता था जब बच्चा का मसाइल होते थे तो यहाँ पर औरतों का वो नहीं, पता नहीं होता था कि ये बच्चों के हवाले से कुछ पता नहीं होते थे, इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल हमारी लेडीज माशाल्लाह, जैसे मैम है ये इस तरह हमारी मरी में डीओ लगी है, डॉक्टर शहीन नाम है उनका। हर जगह लेडीज अवेलेबल हैं, चाहे रेस्क्यू हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टरी हो, हर जगह अवेलेबल हैं। और वो जाकर अपने अपने, देखें औरतें ऐसा करती हैं, अपने घरों में जाकर इंफॉर्मेशन देती हैं, औरतों को गाइड करती हैं। तो सिंध में भी ऐसा होना चाहिए, तालीम पर बहुत फोकस करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि वो प्लीज तालीम को फोकस करें, उनको अवेयरनेस दें, जहालत कम करें। मैं ये कहना चाहूंगी। जी मैं कबल इसके एक सवाल और लेके फिर मैं राबिया जो की तरफ जाऊंगा। मैडम मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, महवश राजा साहिबा, कि आपने भी बात की एक जो हमारे माशरती रवैये हैं और माशरे में जो औरत की हवाले से जो हमारे रवैये पाए जाते हैं और चाल चलन के हवाले से जो हम फौरन सर्टिफिकेट देते हैं। जिस तरह से आपने बात की कि जब कोई औरत जो है हुकूक मांगने की बात करती है, या वो कहती है कि भाई पसंद की शादी का मैं वो इजहार करती है, या खावन के जुल्म का वो तज़किरा करती है, या विरासत में अपना हिस्सा मांगती है, तो फौरन हम उस पर एक इल्ज़ाम दे देते हैं कि नाफरमान है जी, फाशा है जी, फलाना है, ये है वो। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि ये जो माशरती रवैये हैं हमारे, ये किस कदर तबाहकुन है औरत के हकूक के हवाले से, और औरत की जो एक, जो उसका एक
माशरे के अंदर जो एक मकाम है उसके हवाले से क्या कहेंगी? देखें, बात यह है कि जितने मर्जी हम डिग्रियां ले लें, जितने मर्जी हम पीएचडी स्कॉलर्स हो जाएं, हम पढ़े लिखे कहलाएं, लेकिन जब बात कहीं पे घर में आती है कि बहन या बेटी की पसंद की शादी की, तो वहां पे हमारी गैरत जाग जाती है कि नहीं। और अपनी शायद वो एक नहीं दो, जितनी भी शादियां करना चाहें वो अपनी पसंद से कर सकते हैं। ये तो अलमिया है और शुरू से है, ये कोई आज की बात नहीं है। मेरे ख्याल में जब से ये हम लोगों ने होश संभाला है तभी से हम सुनते आ रहे हैं। हमसे पहले की ये चीजें चलती आ रही हैं। बचपन में हम अखबारात में पढ़ते थे पसंद की शादी पे कत्ल हो जाते थे, या कोई विरासत की बात होती थी तो बेटियों को हिस्सा, इसने क्या करना है, या कि इसको जहेज दे दिया तो बस अब इसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। ये तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, बल्कि अभी तक मेरे ख्याल में वही हालात बदले तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां ऐसी मौजूद हैं, इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार ऐसे मौजूद हैं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान या पिसने वाली बात जब आप करते हैं तो खवातीन की है। और अलमिया ये है कि इसमें ज्यादा तादाद जो इस तरह के जुल्म करती है वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन, मर्दों की नहीं है, खवातीन की खुद भी है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में है। उनमें इन्फ्लुएंस है, चाहे किसी तरह से भी है, चाहे वो सास के रूप में है, तो चाहे वो नंद के रूप में है, तो चाहे वो भाभी के रूप में है, जो भी जो हमारे रिश्ते हैं मुकद्दस रिश्ते हैं सब। लेकिन हम इन रिश्तों में ही अपने ही उस कहते हैं ना कि चक्रों में इतने उलझे हुए हैं कि हम विरासत में हिस्सा भी नहीं देना चाहते, हम पसंद की शादी भी, हम किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं देना चाहते। और इसमें मिल के बहुत सारे अवामिल होते हैं, चाहे आप इसको कह लें कि एक लालच है, हिरस है, हवस है, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो जायदाद की है, चाहे जमीन की है, चाहे वो जेवर की है। लेकिन ये हमारा अलमिया है कि हम अभी तक उन्हीं मामलात में है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन हम उन्हीं मामलात में अभी तक घिरे हुए हैं। जी, ओवर टू राबिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में फिर मैं आपको बहुत शुक्रिया आपका इजाज साहब। मैं शुरू करूंगी इधर से ही। मैं आपने जो इख्तिताम किया है इधर से मैविश में आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, यही वाला इसी के आगे ही थोड़ा सा, तो फिर मैं जाऊंगी तबिंदा मैडम की तरफ। कि अब देखें, जिस तरह आपने कहा है कि हमें कोई इख्तियार नहीं है कि शादी अपनी मर्जी से हो, हमें कोई इख्तियार नहीं है। हमारे घर में अगर एक मैं मिसाल दे के कहती हूँ कि हमारे घर में अगर एक देवर या जेठ जो है वो हमारी, जिस तरह ज़ाहिर बात है हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, तो देवर और जेठ वगैरह रह रहे हो, हम बेशक वो बाप और भाई सगे से बढ़ के वो क्यों ना प्यार कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम उन पे इल्जाम लगा देते हैं कि जब आपस में टकराती हैं औरतें, जब औरत आपस में टकराएगी तो वो इल्जाम लगा देगी, या दूसरा कोई मतलब मर्द उठेगा तो वो उस पर इल्जाम लगा देगा। तो मैं ये इसी वजह से यही सवाल मेरे हर वक्त जहन में रहते हैं, जो मैं हर प्रोग्राम में भी लोगों से पूछती भी होती हूँ। तो क्या ये नजरिया हमारा ये सही है कि साली जो है वो उसके साथ है, अपने बहनोई के साथ है, और मैं खुल के ये बात करूंगी, और देवर जो है वो अपनी भाभी के साथ है, और ये चक्कर, ये इनसे हम मस्बत सोच की तरफ जाते नहीं है, हमेशा हमारी मनफी सोच होती है और इन लड़ाइयों झगड़ों में हम पड़े रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि इस माशरे को ठीक करने के लिए, इस मस्बत सोच को जागर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मजहब का ही हवाला दूंगी, जिसमें सबसे ज्यादा हमें ये कहा गया कि अपना घर, जैसे ही आप जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैं इसको तो बहुत बड़ी एक वो लफ्ज बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, कि ये एक बहुत बड़ी लानत है कि हम खुल के खुल के बोल रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी लानत है कि आप उस घर के अंदर अगर घुट के किसी को एक पिंजरे में कैद रखना चाहें तो वो ठीक है। आप अपनी मर्जी से उसको कुछ भी न खाने पीने का, क्योंकि उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उसने जीना है तो अपने सास ससुर के खिदमत करके, हालांकि उसका ठीक है, अखलाकी फर्ज बनता है, सारी बातें ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ये आजादी भी दे दें कि उसको सांस ले सके अब उस घर के अंदर। सबसे ज्यादा रवैये जो तंग करते हैं औरत को बेसिकली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप ही से जिक्र किया था सिंगल पेरेंट होने का, तो ये मामला नहीं कि मेरे साथ जाती तौर पे ये कुछ हुआ तो मैं ये बात कर रही हूँ,
इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें देखती हूँ, रोजाना देखती हूँ, चाहे वो वर्किंग लेडीज के साथ हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हमारे ये जो घर में काम करने वाली खवातीन हैं उनके साथ हैं, या जो मिलने जुलने वाले बाकी लोग हैं, या जो हमारा मुआशरा है इर्द गिर्द देखे हुए हालात होते हैं। तो फिर मैं उसी बेस पे बात कर रही हूँ कि ये जो जेठ देवर या जो नंदे, ये ठीक है, ये रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन सब से, इन बुराइयों से बचने के लिए एक बता दिया गया, एक उसूल सिखा दिया गया कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलग, एक अलग घर अगर नहीं दे सकते, कम से कम एक अलग कमरा और एक उसकी जरूरत की चीजें अलग, कि जहां पे उसको कोई इस किस्म के मामलात दरपेश ना हो, क्योंकि मर्द मुहाफिज है। जब मुहाफिज आपको हवाले कर देगा दूसरों के, तो फिर आप भी जानते हैं कि हालात क्या होते हैं उस जगह पे, उस माशरे में क्या हालात हो सकते हैं। जब आपस में बंदर बांट की जब बात आती है, भाइयों में आती है, तो जाहिर बात है वो औरतें एक दूसरे को जो है वो इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं। तो आप क्या बिल्कुल समझती हैं कि आप ये यानी कहना चाह रही हैं, जो मैंने खुद महसूस किया है, कि हमें एक अलग हमारा एक घर हो जिसमें वो आराम सुकून से, कमरा बेशक हो वो, लेकिन वो ये तो ना इल्जाम कम से कम उस पे लगे, और ये तो मत ना लगे कि तू इसके साथ है, तू इसके साथ है। तो यहाँ भी एक खातून जो है वो बहुत मुश्किल में है। मैंने खुद रिसर्च किया है इस बात पे, इसी वजह से ये मैंने आपसे बात पूछी है। घरेलू जो जॉइंट फैमिली सिस्टम बने हुए हैं उसमें खातून पिस के रह जाती है, वो नहीं बाहर ही नहीं निकलती, उस पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि तू गलत है। तो ये सारी चीजें, मसले मसाइल, अब जाहिर बात है खातून, हमने प्रोग्राम भी में इसी वजह से 2 हिस्सों में किया है। मैंने शाइख साहब से भी कहा है, क्योंकि हम इसको थोड़ा लेंथी करना चाहेंगे, थोड़ा बड़ा लंबा करेंगे, इसके आगे मसाइल को हल के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव मसला है। तो आपने कहा कि मतलब ये है कि हमें इलाग हमारा एक घर हो, इलाग हमारा बेशक कमरा हो, लेकिन खातून को वहां रहने का हक दिया जाए, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है। जी बिल्कुल। इस पे तो मेरा कहना यही है कि अलग घर होना चाहिए। अलग घर नहीं अगर आप दे सकते, अलग कमरा, उसी घर में एक अलग कमरा दे सकते हैं, उसके बाकायदा इज्जत दे सकते हैं। एक खातून जो सुबह से शाम तक ना घर के कामों में उलझी हुई होती है, जो मैं घर में रहने वाली खवातीन की बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा जब वो शिकार होती है नफसियाती तौर पे, और उसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि उसका जोर फिर उसी बच्चों पे ही आता है कि वो जिनकी पिटाई करना शुरू हो जाती है, जिनको मारती है सिर्फ अपने जहनी कथार से, जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसको प्रेशराइज किया जाता है, चाहे वो सास ससुर की तरफ से है, चाहे हस्बैंड की तरफ से है, चाहे वो किसी और मामले में है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब आप किसी तरीके से किसी को अपने घर की इज्जत किसी खातून को बना के लाते हैं, तो रिस्पेक्ट पूरे तरीके से उसके मुहाफिज और निगहबान बन के रहे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी तरफ चले आते हैं दोबारा, इसके बाद मैं जाती हूँ तबिंदा मैडम, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप देखें कि आप जैसे आप माँ हैं, आपका मैं कह रही हूँ कि आप भी एक माँ हैं, आपका जो है वो जाहिर बात है, आपके जो होते हैं आगे से, जिनको हमारे जबान में हम बेटा उनको कहते हैं, अपनी बेटियों के जो खामंद होते हैं हम उनको बेटा बना के रखते हैं, तो आपकी भी कल वो जो है सारा सिस्टम चलेगा। तो क्या आया जो महविश ने ये बात की है, चले हम अपनी इखलाकी कदर के लिहाज से अगर देखें तो वो हमारी इखलाकी कदर होती है, जो जिनको हम इकट्ठा जॉइंट रख लेते हैं और हम सास ससुर की सबकी हम खिदमत करते हैं, हमारा राइट भी है, इस्लाम चले एक इंसानियत के नाते ये होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जाएं तो क्या आप समझते हैं कि जो महविश ने बात की है, क्या ये इस तरह ये सिस्टम होना चाहिए, यानी औरत को हर बार ब्लेम देना, औरत को गलत कहना, कि ये मतलब इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि हर बार औरत ही क्यों जो है वो गलत होती है, औरत को क्यों उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे शाइख साहब ने भी बात की है कि जिस जगह पे भी जाओ उस औरत को ब्लेम दिया जाता है, शादी के मसले पे हो, किसी पे भी औरत को ही गलत समझा जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? जी, मैं महविश के जो इन्होंने बात की है इस पे 100% इनके साथ एग्री करती हूँ। बात सारी, मसला सारा यही है कि मजहब से दूरी। हम लोग मजहब से जितना दूर होते जा रहे हैं, हमारी अक़दार रवायात सारी बदलती जा रही हैं, हमारे माइंडसेट बदल गए हैं। और आपको पता है मैन मेड सोसाइटी है, और ये आज से नहीं, आज से 50 साल पीछे भी चले जाएं तो ऐसा ही माइंडसेट चला आ रहा है। मैन मेड सोसाइटी होने की वजह से ये मैन एम्पावरमेंट हो गई है। लेकिन अब आजकल चूंकि अवेयरनेस का दौर है, आजकल वेमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया जा रहा है, और बहुत हद तक जो है ना, अब औरतें जो है ना अपने आप को सिक्योर फील करना शुरू हो गई हैं। और ये सारे मसाइल पैदा सिर्फ इसी तरह हुए हैं कि हम लोग अपने मजहब से दूर हैं, अपने दीन से दूर हैं।
अल्लाह ताला का हुक्म अगर आप पढ़ें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, तो उसमें साफ तौर पे हमें हर किसी से पर्दे का हुक्म दिया गया है। मतलब अगर शादी होती है, एक औरत ब्याह के अपने चली जाती ससुराल में, तो उसके हस्बैंड का या उसके ससुर का ये फर्ज है कि वो अपने बेटा और बहू को अलग कर दें, अलग कर दें। एक तो उनका पर्दा होना चाहिए, देवरों और जेठों के साथ भी सारा पर्दा अलग, उनका सिस्टम हो, अपनी आजादाना तौर पे अपनी वो लाइफ गुजारें, जिंदगी गुजारें, और उसके पेरेंट्स की भी खिदमत करें। क्योंकि अब तो जदीद दौर के तकाजे के मुताबिक तो औरतों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी पेरेंट्स की खिदमत करना हम पे फर्ज नहीं है। लेकिन मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड के अगर वालदैन है ना, तो आप अगर उन्हें अपना वालदैन समझे, उनकी भी खिदमत करें, बिल्कुल तो अल्लाह भी राजी होगा। आप उनकी खिदमत करें जितना उनका यानी हम पे फर्ज है अपने वालिदैन की खिदमत करना, उतना ही उनकी खिदमत करना भी हम पे फर्ज है। ये हमें करना चाहिए। लेकिन जहां पे बात आती पर्दे की, वो पर्दा देवरों और जेठों से होना लाजमी बात है। औरत को अलग कर दिया जाए, अपने हस्बैंड के साथ रहे और अपने ससुराल वालों की भी खिदमत करे, साथ साथ करे। जब आप देखेंगी कि अगर आप औरत को मुकम्मल इस तरह हुकूक दें, उसको अलग से जैसे ना मैं भी साहबा ने बात अच्छी की है कि अगर मर्द उसे अलग रिहाइश नहीं दे सकता तो कम से कम एक कमरा तो दे, जिसमें वो अलग आजादाना तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइवेसी के साथ रह सके। औरत का एक सेंसिटिव इशू है, उसकी प्राइवेसी जो है हर सूरत कायम रहनी चाहिए। आगे अगर उसकी बच्चियां भी हैं, तो जॉइंट फैमिली में तो उसकी बच्चियां भी इनसिक्योर हो जाती हैं फिर, क्योंकि जाहिर है बच्चियों ने जैसे जैसे बड़ा होना है, उन्होंने एडोलेसेंस से आगे जाना है, बलूगत में आना है, तो उनकी प्राइवेसी शर्त है, होनी चाहिए। तो वो फिर देवरों जेठों के साथ रहेंगी या उनके बच्चों के साथ, तो उनकी प्राइवेसी जो है ना वो हर्ट होगी, इफेक्ट होगी। इसलिए मसले का हल यही है कि औरत अपने मियाँ के साथ अलग एक घर में रहे, जहां वो अपनी औलाद की सही तरबियत करे और अपने स्टैंडर्ड्स जो है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मुतारिफ कराए इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक। क्योंकि दुनियावी चीजें हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें, जितनी मर्जी हम तरक्की कर लेंगे, सारा कुछ हमने यहीं छोड़ के जाना है आखिरत में। ये तो एक फंडामेंटल रियलिटी है ना, हम सब जानते हैं कि हमने अल्लाह के पास ही जाना है, आखिर हमारी मंजिल वही है। और हर बंदा चाहता है कि वो जन्नत में जाए, कोई ये नहीं चाहता कि वो दोजख में जाए। क्या ख्याल है? कोई नहीं चाहता ना। जबरदस्त। हर बंदा चाहता है कि हमारा जो एंड है ना वो जन्नत होना चाहिए, और जन्नत हासिल करने के लिए हम दुनिया में नेक काम करते हैं। हम वालिदैन की खिदमत भी अल्लाह से डर के करते हैं कि आखिरत में जो है ना जन्नत जन्नत मिल जाएगी अगर हमने पेरेंट्स को ना मैंने संभाला, तबिंदा मैडम अगर बहुत इनकी सी खिदमत ऐसी ना की। खवातीन भी देखी हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन देखी हैं जिनके ससुराल वाले जान से ज्यादा सास ससुर प्यार करते हैं, लेकिन वो आगे से उनका बिहेव अच्छा नहीं होता है। तो आप दूसरी तरफ अगर उस साइड पे आ जाए तो वो भी एक मतलब एक दूसरा मतलब टॉपिक बन जाता है। तो मैं आऊंगी फिर दोबारा, शाहिद लेकिन साहब भी बात आपसे सवाल पूछेंगे। जी जी जी। असल असल बात यह है कि ट्रेनिंग, तरबियत, अगर हमारे हम माए बनती हैं तो हमें अपने बच्चों की तरबियत एन इस्लामी असूलों के मुताबिक करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि एक एक रिश्ते की क्या अहमियत है और उस रिश्ते की किस तरह हमने पासदारी करनी है। अगर हमारी बच्चियों की ट्रेनिंग अच्छी होगी तो वो अगले घर में जाके भी वो वही चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगी, और अपने अच्छे इखलाक से बुरे इखलाक के लोगों को भी मुतासर करके वो अपने जी जी मुताबिक कर जी। लेंगी। आपका पॉइंट ये जरा आपका पॉइंट आ गया है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया है तरबियत का, जबरदस्त। करना मैं जाती हूँ जरा विदा। जी जी। मैं विदा के पास जाती हूँ। विदा, मैं आपसे पूछती हूँ, ये बात है, सवाल ये है कि ये जो टिक टॉक जो है वो चल पड़ा है, ये खवातीन के मसाइल का हल है? ये जिसमें टिक टॉक में खवातीन आके, क्या बुजुर्ग हैं क्या जवान है, वहां आके डुमके लगाती हैं और वहां आके अपने शो करती हैं और अपने जिस्म, अब उसका हल भी जो है ना हमने ढूंढना है ना। कि एक तो हमने बात की है कि उसके मसाइल को भी किया जाए, लेकिन उनका हल भी है ना कि हम वहां डुमके लगाएंगे, हम औरतों को दिखाएंगे, मर्दों को दिखाएंगे, बूढ़े उठते हैं, जवान उठते हैं, बच्चियां उठती हैं। तो क्या हम, आप जवान है, जहरी बात है, अभी आपने जो है वो उसमें कदम नहीं रखा है, आपकी आगे जिंदगी भी है, अभी आपने शादी भी नहीं की है, तो जहरी बात है आगे भी आपकी जिंदगी आएगी। तो आप समझती हैं कि जब हम बाहर निकलती हैं तो हमें अपने लिबास पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा लिबास कैसा है, कसा हुआ ना हो, जिससे लोग हमें हमें देखे ना, हमारी जो है वो प्राइवेसी इस तरह ना मुतासर हो, तो लोग हमें इस तरह ना करें जिस तरह टिकटॉक का चल रहा है। तो आपके ख्याल में क्या ये भी एक मसाइल बनता है हमारे माशरे में, मसला है बहुत बड़ा आपके ख्याल में? जी मैम। मैम एक्चुअली बात जो आप टिकटॉक की है, मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन इतनी पता नहीं, ये प्ले स्टोर से ऐसी ऐसी कोई ऐप ढूंढ लेते हैं, ये बच्चे फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। मैम बिल्कुल आप कह रही, मैं भी सिंगल हूँ,
हमने कभी ऐसी कोई ऐसी हरकतें, देखिए ये हमारे माँ बाप की तरबियत होती है। माँ बाप ऐसे, देखिए कुछ औरतें कहती हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ जो होती है ना, उसको सब पता होता है। मैं सिंगल हूँ, मेरी माँ को पता है मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरी माँ को सब पता होता है। इसी तरह माओ को चाहिए कि थोड़ी घर में माहौल सख्त रखें। बाप को चाहिए, ये जो जो ये करती हैं, ये जो टिकटॉक पे डांस और ये गंदी गंदी बेहुदा जो वीडियोस होती हैं, मैं इन पर मैं कहती हूँ कि इसी फिर ये क्यों कहती हैं कि जी हमें मर्द छेड़े हैं, या फिर हमें मर्दों ने हरासमेंट का शिकार हो गए हैं, ये ऐसी क्यों बातें करती हैं? कि अपना जिस्म मत दिखाएं, कि कस का इतने गंदे इतने टाइट लिबास पहन के बाजारों में जाती हो। देखिए पर्दा का हुक्म तो हमारे इस्लाम में है, इस्लाम में हमारे पर्दे का हुक्म है। पर्दा नहीं कर सकती, मैं भी नहीं करती मैम हाँ चले पर्दा, चले, लेकिन दुपट्टा नहीं अगर हम ले सकते, हम दुपट्टा नहीं ले सकते, लेकिन कम अज कम बिल्कुल हम इतना तो रहे ना कि हम सिक्योर हो सके मर्दों से। बिल्कुल इतना तो हो कि बिल्कुल हमारी मैम, तरफ। ऐसा हमारा जी लिबास होना चाहिए कि मर्द की नजर ना पड़े, हमारी निगाहें नीचे होनी चाहिए। आजकल जो औरतें हैं ऐसे दुपट्टे तो मैम, आई एम सो सॉरी, इस्लामाबाद में दुपट्टे बिल्कुल ही मुझे लगता है उड़ गए हैं, ऐसे हाई नहीं दुपट्टे नहीं है। तो ये है कि दुपट्टा हमारी जीनत है, दुपट्टा लेना चाहिए। औरतों को चाहिए, जो गंदे गंदे ये बेहजिया जो वीडियोस बनाकर लाइक इनको दिया जा रहा है, ये आपको पता है ये असल में है, ये हमारे दुश्मन है। ये जिन्हें ये टिकटॉक जो है ये इसराइल की, आपको पता है ये सब है कि इसराइल वालों का ये है तमाशा कि हमने ये ऐप डाउनलोड की ताकि हमारे, हम लोग मुसलमान लोग हैं, हम ऐसे बेहुदा हरकतें करते, शर्म हमें करनी चाहिए। मैं ये ऐसी हरकतें जेब नहीं देती मैम। मैम हमें सबसे पहले तो, आप जो एजुकेशन की बात करती हैं, तो मैं आपसे एजुकेशन के बारे में आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जब औरत की शादी होती है, ठीक है, उसको ये जो निकाहनामा होता है उसकी भी तरबियत देनी चाहिए कि मैम निकाहनामा है क्या। हमारी, हमें पता क्या कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है जी बोल दें जी कबूल है, हमने साइन करना था जी कबूल है जी शादी होगी। हमें पता सही ही नहीं बात है। निकाहनामा में है क्या। आपने देखा होगा निकाहनामे पे बॉक्सेस पर मौलवी साहब क्रॉस कर देते हैं, हमें उन बॉक्सेस की अहमियत ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं इस बॉक्स में है क्या। हमें ये चाहिए कि इसकी एजुकेशन होनी चाहिए निकाहनामे की, ये निकाहनामा तुम्हारा क्या है, आगे जिंदगी में क्या करना है। हम बस निकाहनामे पे खुशी से साइन कर देती, शादी होगी, खत्म होगी बात। लेकिन इनको तरबियत देनी चाहिए, इनको बताना चाहिए निकाहनामा ये है। तालीम की और कमी जो की वजह से ये सारा है ना, तालीम जिस तरह साहब ने कहा है कि तालीम होना बहुत जरूरी है। हुकूमत वालों को स्टेप उठाना चाहिए, लड़कियों को जी बताना जी चाहिए शादी से पहले ये हमारा निकाहनामा के मतलब क्या है। हमें भी मैम, मुझे भी अब पता चला है, लेकिन ये बताना चाहिए कि ये क्या है निकाहनामा, ये क्या है। और ये इंशाल्लाह फारसी, इंशाल्लाह विद्या मैडम इंशाल्लाह हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें मैं आपको भी शामिल करूंगी। ये जो टिकटॉक का प्रोग्राम इलाग हमने शामिल करना है, तो टिकटॉक वाले प्रोग्राम पे हमें इलाग ये रहना है, ये खवातीन के मसाइल पे भी आता है, लेकिन इस पे भी हमने एक प्रोग्राम रखना है। तो मैं सवाल जी जो बाकी जो हमारे लोगों ने पूछे हैं, सवाल पूछे हैं, वो एजाज शाइक साहब आप बताएं कि क्या पूछे, उन्हें क्या सवाल है। नाज़रीन के सवाल जाने से कबल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे हो रहा है, मैं चाहूँगा कि एक दो सवालात मज़ीद मैं पूछ लूँ, और उसके बाद कोई इस तरह का सवाल उनकी तरफ से। एक अब्बास काज़मी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि पर्दे के हवाले से उन्होंने पूछा है। इसी तरह से शोएब अब्बासी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनसे कहें कि जो ख्वातीन हैं ये खुद भी जो सास और माँ और इस हवाले से जो ये खुद भी तजर्बा रखती हैं, तो ज़्यादातर मसाइल तो सास और की वजह से ये होते हैं। इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे हैं, तो मैं उनको लेने से पहले एक दो सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तो क्योंकि आप दोनों ख्वातीन का तल्लक जो है वो टीवी से या इंफॉर्मेशन से है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी यानी जो ड्रामे हैं हमारे, और इनको अगर आप देखें, जो प्रोग्रामात होते हैं घरों के अंदर लोग देखते हैं, तो एक पाकिस्तानी ड्रामे का एक चला था, 2 टके की औरत, और वो फिर जुबान जद जुबान आम हो गया, और उस पर बहसें छिड़ गई, सोशल मीडिया पे भी हुई, और उस पर प्रोग्रामात भी हुए। और फिर उसमें ये कहा गया कि ये 2 टके की औरत, औरत को ही क्यों कहा जाता है, मर्द भी तो इसी तरह का है, वो भी बेवफा है, और ये सारी चीजें। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारे ड्रामे हैं, जो हमारा जो मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, उसका कितनी हद तक उस पर जिम्मेदारी होती है, और उसके किए गए जो प्रोग्रामात हैं उसका हमारे माशरे में
औरत के मुकाम के हवाले से कितना एक असर पड़ रहा है? बात ये है एजाज साहब के मैम मैं बताऊं? जी जी, आप जी जी जी। देखिए, ये जो ड्रामा था जो आपने मुझे बोला है, 2 टके की, और मुझे नहीं याद है नहीं, ये हमारे मैं सर ये का ये। मैं बस साहिबा से क्योंकि मैं भी राजा से विदा वो जी रेडियो में है इस वजह से। जी 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 बात जी ये जी एजाज साहब के ये हमारा एक वक्त होता था, या अब भी है, आप जिसको कह लें कि चूंकि जिस मीडिया में जिस मीडियम के साथ में हूँ वो है ऑथेंटिक रेडियो पाकिस्तान, और या पीटीवी कह लें, मेरे ख्याल में अभी तक ये इन दो के अलावा जो हमारा मीडिया, बाकी जो हमारे टीवी चैनल्स हैं या हमारे जो बाकी रेडियो चैनल्स हैं, उन पे मैं बात करूंगी। हम अभी तक उन्हीं हदूद और क़यूद के साथ ही काम कर रहे हैं। हमारा इतना आजाद नहीं हुआ, ना हमने इतने आजाद टॉपिक्स शुरू किए हैं, ना इतने आजाद उसको किया है। एक हद में रहते हुए अभी तक हम लगी। अभी मैं आपको उसकी एक मिसाल देती हूँ कि अभी पिछले अरसे में हमने एक कैंपेन थी, एक पूरे महीने की, बरदा साहिबा बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी कि ये था ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आप यकीन करें कि मुझे उसमें प्रोमोस बनाने थे, और मैं वो अल्फाज ढूंढ रही थी कि जिन ढके छुपे अल्फाज के साथ मुझे इसको कन्वे करना है, इस मैसेज को देना है। जो हमारी देहात में रहने वाली खवातीन हैं, उनको मैंने किस तरीके से ये मैसेज कन्वे करना है। आप यकीन करें कि मुझे उसको सोचने में और उन प्रोमोस को बनाने में पूरा दिन लगा था। ये नहीं कि हम उस तरह से, जैसे ये बाकी प्राइवेट मीडिया हमारा शुतर बेमहार की तरह चल रहा है। अब जो प्राइवेट मीडिया में ड्रामे बन रहे हैं, और जिसमें 2 टके की औरत का आपने ये जिक्र किया, और उस हवाले से आज बदकिस्मती से कह लें कि मेरी अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत कम सोशल मीडिया में आती हूँ या फेसबुक इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने एक ऐसा क्लिप देखा कि मैं काफी देर ये बैठ के सोचती रही। अभी बात हुई सास की, नंदों की, ये इस तरह के की, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हम माओ को अपने बेटों की तरबियत इस तरीके से करनी है कि आगे मुआशरा हमारा, कम से कम जो शिकायत हमें है, हमारे आने वाली नस्ल को ना हो, हमारे आने वाली बेटियों को ना हो, या मेरी बनने वाली बहू को उस तरह के मुश्किलात ना हो। हमने बेटों की तरबियत इस तरीके से करनी है, और करनी भी चाहिए। और जब आपने मीडियम की ये बाकी इसकी मीडिया की बात की, हमारे जो मौजुआत हैं, ठीक है, होंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे हम माशरती तौर, अखलाकी तौर पे इंतहाई जी पस्त हो चुके हुए हैं। ये मामलात होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन उनको इस तरीके से दिखाना, जो कि मैं समझती हूँ कि कैमरा को इसका पूरा पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो उस टीवी चैनल को, वो आज मौजू मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं इतना वो ओपनली बोल नहीं सकती। अभी तक वो कहते हैं कि हया का आंसर मौजूद है, कि वो इस तरह के ड्रामे भी ये लोग उसको पास कर देते हैं और वो लोगों के पास चले जाते हैं। ये अभी मौजूआत आपकी होंगे। बात काट रहा हूँ मैं। अभी आप जी देखें, अर्तुगरुल गाजी जो है ना, ड्रामा आया और मिलियंस के जी हिसाब से नौजवान नस्ल उसको देखती है और आज भी वो मुसलसल देख रहे हैं। यानी जी माशरे के अंदर एक तड़प है अगर आप अच्छी चीज दें। और उससे पहले हम अपने बचपन में देखते थे, शाहीन ड्रामा था, नसीम एजाजी के नावल के ऊपर वो जो मुश्तमिल जितने भी ड्रामे थे। लेकिन उस तरह की क्वालिटी की चीज आज भी अगर आए मीडिया में तो लोग तो देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जानबूझ के शायद हम अपनी माशरती उन सारी चीजों को हम उनका तबाही की तरफ उनको भूल लेके चुके जा हैं। रहे हैं। जी, हम वैसे भी अखलाकी तौर पे इंतहाई, में तो ये इस पे ये अलमिया है हमारा कि हम अखलाकी तौर पे इंतहाई पस्त हो चुके हुए हैं, कि हम उस छोटे से छोटी बात को, एक तो बर्दाश्त खत्म है जिसकी वजह से ये मामलात सारे चलते हैं। दूसरा, हमारे अखलाकी तौर पे हम माओ को इस तरीके से तरबियत करनी है बच्चों की कि कम से कम ये जो हम माशरा देख रहे हैं वो आगे ना चले, वो नस्ल आगे इस तरह की ना हो। जी, बहुत शुक्रिया। मैं जी तबिंदा क्योंकि आपका भी तल्लक इंफॉर्मेशन इसी टेक्नोलॉजी से है। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया टिकटॉक और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी जो चैनल्स हैं, उसका उसका जो असरात है, या हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आज का बच्चा जो है वो इस टेक्नोलॉजी के सामने एक्सपोज है। और अगर हमारा तरबियती सिस्टम अच्छा नहीं होगा, या हम साउंड अकायद अपने बच्चों को नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, तो वो इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
तो आप क्या कहती हैं कि ये बंद करना, इन सारी चीजों को, फेसबुक बंद कर दें जी, इंस्टाग्राम बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, टिकटॉक बंद कर दें, कितनी चीजों को हम बंद करेंगे, इसका हल क्या है आप समझती हैं? बात तो ये अलमिया जो है ना, उससे हम सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं आजकल। और इस हकीकत से इनकार करना नामुमकिन है कि हमारे बच्चे न्यू गैजेट लेके सारी वो बातें जो उन्हें नहीं अभी पता चलनी चाहिए थी वो सब पता चल चुकी है। जो पर्दा था वो खत्म हो चुका है। और आपको पता है हर चीज के प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। अब ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इसके हम चाहें तो इससे फायदा भी उठा सकते हैं, और चाहे तो उसकी यानी नेगेटिव चीजें भी ले सकते हैं। असल जो मसले का हल है ना, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी से हम इग्नोरेंट नहीं रख सकते। आजकल का दौर ही नहीं है। इग्नोरेंट रहेंगे तो वो तरक्की से पीछे हो जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बिल्कुल वो फिर कोरा कागज बन जाएंगे। ये भी नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं बच्चे जो है वो मौजूदा दौर का चैलेंजेस का मुकाबला भी करें और वो लाइक भी हों और आगे टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में हम लोग आ जाएं। इसका एक हल ये हो सकता है कि हम जिस तरह आपने मिसाल दी है कि शाहीन ड्रामा था, वाकई बहुत बेहतरीन था। अब आजकल अर्तुगल गाजी है, वाकई वो बेहतरीन जा रहा है। हर बच्चा क्या बड़ा क्या हर कोई देखता है। अगर हम इसी तरह इन चीजों को, सोशल मीडिया को, इसको मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसमें मस्बत पहलू से हम अच्छे अच्छे ड्रामाज इंट्रोड्यूस करवा दें, अच्छी अच्छी चीजें ला दें जिससे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो जाए, उनकी तामीर किरदार इस्लामी सुनों के मुताबिक शुरू हो जाए, तो क्यों क्या मैं नहीं समझती कि ये नामुमकिन सी बात है। ये मुमकिन है अगर हम अपने दिमागों को सही तरह इस्तेमाल करें, मगरिब की तकलीद ना करें, अपने दीन के मुताबिक बच्चों की ट्रेनिंग करने के लिए इन गैजेट्स का सहारा ले लें, तो हम इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। हम यूट्यूब को, इंस्टा को, अब आप देखिए एक मिसाल आपको देती हूँ। अबाया लेना, बच्चियां बुर्का पहनना शुरू हो गई। अबाया के इतने बेहतरीन स्टाइल निकला है कि वो फैशन में आ गए। और आजकल कई जगहों पे ऐसे मैंने देखा है कि जो जो शादियां होने लग गई है ना, वहां दुल्हन जो है वो पूरा अबाया लेके और पूरा अपने आप को कवर अप करके तो वो बारात में और वलीमे में तैयार हो रही है। तो ये अच्छी इकदार, अपनी इस्लामी इकदार को अगर हम फैशन में भी ले आए ना, तो वो फैशन बन जाएगा। हम क्यों ना अपनी बच्चियों को पर्दा इंट्रोड्यूस करवाएं, उसी के अंदर हम बेहतरीन वेरिएशन दें ताकि बच्चे जी अट्रैक्ट भी हों और वो जी, खुशी आपका खुशी से पॉइंट पॉइंट आ गया आपका, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म तकरीबन हो गया है। मैं आखिरी सवाल करूंगा और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, सेशना रह गई हैं जिसमें बहुत सारी चीजें, जायदाद के ऊपर जो हक है उसके ऊपर हमने करना था, फिर एलीट क्लास के हवाले से बात करनी थी। अच्छा बरता साहिबा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इन चीज़ों से हटकर एक चीज़ हमारे मुल्क में यूमे निस्वां के हकूक़ निस्वां के हवाले से बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, और उसमें जो आवाज़ें बुलंद की जाती हैं, मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर दो, और अपनी निगाहें नीचे रखो, तुम्हें पर्दे की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की औरत के मसाइल यही हैं? क्या वो सिर्फ यानी इन मसाइल का शिकार है, और पसमानदा औरत के मसाइल को इन इस तरह के नज़रियात से जोड़कर एक मर्द के खिलाफ जो नफरत की फजा जो परवान चढ़ाई जा रही है, क्या इस तरह तरीके से मसाइल हल हो सकेंगे, या ये जो तरीके हैं क्या वो हमारी ख्वातीन के जो असल इश्यूज हैं उनकी नुमाइंदा तरीके हैं? क्या कहेंगी आप? जी सर, ये जो 8 मार्च को पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ था इस्लामाबाद में, सब खवातीन बैठकर वो ने बोर्ड्स बनाए थे और लिखा हुआ था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम अपनी निगाहें, और बड़े गलत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। मैं तो उनको मैंने इनके हवाले से इंटरव्यू भी दिया था। तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, हमारा माशरा बेशक पाकिस्तान में बहुत से जो है हकूक पूरे होते हैं औरतों के। आप देखें, हम सबसे पहले मैं आपको मिसाल देती हूँ, अदालत से ले लें। हमारे जो जब हमारे डिवोर्स का कोई इशू चलता है, जब बच्चा होता है, बच्चे का सबसे पहले किसको दी जाती तरबियत? माँ को तरबियत दी जाती है ना। अगर हम ये बात करें कि हम अगर अपने हामदों को कहें जी खाना खुद गर्म करें, या ये बातें बड़ी गलत बातें हैं। सर, अगर माएँ अगर मेहनत करती है ना घर में, तो जो होता है ना, हावन जो बाप होते हैं
सर वो पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन मजदूरी करके कमा कर, किसके लिए कमाते हैं? औरतों के लिए कमाते हैं ना, बच्चों के लिए कमा रहे हैं कि वो अच्छी अपनी दायरे रिहाइश कर सकें। तो ये बहुत गंदे और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। मैं तो ऐसी औरतों के लिए कहा था कि इनको सरेआम वो दी जाए, कोड़े मारने चाहिए ऐसी औरतों को। तो ऐसा नहीं है कि हकूक पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, हकूक पूरे होते हैं। लेकिन अगर देखें आप, ये मैं आपको टिकटॉक, ये औरतें खुद ऐसे अपने नुमाइश करेंगी जिस्म की, या ऐसी बातें करेंगी तो लड़के मजाक उड़ाएंगे, फिर ये हरासमेंट की शिकार हो जाएंगी, फिर ये कहेंगी जी हमें इंसाफ चाहिए। तो ये गलत बातें आपके हैं। ख्याल में क्या यानी ये इनको जितने तरीके हैं, ये हमारी ख्वातीन के मसाइल के हवाले से नुमाइंदा तरीके नहीं है, इस तरह की जो नहीं, तरीके हैं? नुमाइंदा तरीके हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है ना। मैं इस बात पे, मैं देखें ये बात बहुत गलत है कि अपने ये जो ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हजूर सुन ले, अल्लाह सुन ले, ये बड़े गलत इस्तेमाल किए गए थे मैम अल्फाज, ये बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं ऐसी बातों को मैं नहीं मानती। औरतों के हकूक पूरे हो रहे हैं, इतना नहीं, इस्लाम को इतना वो नहीं है, इस्लाम ने औरत को सबसे पहले हक दिया है। बहुत से हमारे देखिए पाकिस्तान में हमारे हवातीन, अगर मर्द, ठीक है मानती हूँ मर्द बहुत जी थोड़े बहुत करते हैं, हरासमेंट के शिकार भी कर लेते हैं, गंदी उनकी नजरें हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैम, मैं मरी में रहती हूँ मैम, मैं अकेली जाती हूँ हर जगह, मरी वाले इतने इज्जतदार लोग हैं मैम। मुझे मुझे बहन वो कहेंगे, मेरी रात हो जाती ना काम, वो मुझे बिठा देते हैं गाड़ी में, वर्दा आप चली जाओ, हम आपको देख रहे हैं। बहन है, बहन की तरह वो पेश आते हैं। ठीक है, ये जो अल्फाज हैं ये मैं इनको बिल्कुल भी तरजीह नहीं देती, ये बहुत गंदे और घटिया अल्फाज हैं। तो आप ये, मैं ये नहीं कहती, जो ये ऐसी एनजीओ चलाती हैं जो कहती हैं कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म, इनको खत्म होना चाहिए, इन एनजीओ और इन बातों को बंद कर देना चाहिए। जी मैं बहुत चाहती हूँ शुक्रिया। मैं इन मैडम राबिया जंजुआ, क्योंकि आप भी ख्वातीन से मुतल्लिक़ ही हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के ओवर करूंगा और हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक हमारे पाकिस्तान में एक जो इस वक्त जो बच्चियां, कमसन बच्चियां जो उमरा के घरों में, अमीर अफराद के घरों में काम काज करती हैं, वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात, वीडियो सोशल मीडिया पे भी आई और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आई कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। किसी की जो है ना इतनी ज़्यादा, वो छोटी बच्ची एक वीडियो में देख रहा था, उसको मारा हुआ था उन्होंने। तो ये इस तरह के जो घरों में काम काज करने वाले छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका एजाज भाई, आपने मुझसे भी जो है वो सवाल पूछा है और आपने कहा है कि इसका जवाब आप भी दें। मैं, क्योंकि मैं इसमें बड़ी एक्टिव रहती हूँ इस सिलसिले में, बच्चियों के जो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो जो लोगों के घरों में जाके काम करती हैं, तो उनकी मैंने काफी उनकी न्यूज भी लगाई हैं। कश्मीर की भी काफी इस तरह के हालात हुए हैं, उनकी भी हमने न्यूज को उजागर किया है। पाकिस्तान में हुई है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी हमारे मुस्लिम उम्मा जहां बात है और जहां जो बच्ची के साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है, तो मैं उस न्यूज को उजागर करती हूँ और बताती हूँ कि खुदा के लिए ये सबसे पहली बात है ना कि ये बेहिस्सी का दौर है। बेहिस्सी, ये हमने कह दिया है कि ये बेहिस्सी का दौर है। हर बंदा, एक मैं मिसाल दे के समझाऊंगी कि अगर बुखार मुझे हो जाता है ना, मैं बाहर निकलूंगी तो हमारे लोग कहते हैं, वही तालीम की कमी, कहते हैं वो तुझे वो हो गया है ना, सर्दी लग गई है तो तुझे बुखार हो गया है। बेहिस्सी का दौर है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि पता नहीं इस बेचारी को क्या हुआ है, वो हर एक को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। तो बच्ची मासूम जो है जिसके साथ वो सलूक करे, ये बेहिस्सी का, मैं कहती हूँ कि इंतहा की, ये इंतहा का जुल्म है जो एक खातून एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती कर रही है। वो ज्यादती भी एक हो रही है ना, एक दूसरी ज्यादती भी हो रही है, और एक घर में उसको काम करवा के भी ज्यादती हो रही है। दो चीजें उन मासूम बच्चियों के साथ की जा रही हैं। तो मैंने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया था, तो इस चीज पे भी हम इंशाल्लाह, हमारे ये प्रोग्राम इजाज शाह के और राबिया के, हमेशा ये प्रोग्राम हमारे मोटिवेशन के प्रोग्राम होते हैं और मैं इस चीज को भी उजागर करूंगी। तो मैं उन लोगों के लिए ये मैं बात कहूंगी, खुदा के लिए, कि अपने अंदर अपना ये देखें कि अगर आपकी बच्ची है, आपकी बेटी है, जिस तरह हमारी इसकी भी है, मैविश का बच्चा है, हमारी तबिंदा मैडम के बच्चियां हैं, तो जब आपकी अपनी बच्ची के साथ आप इतना अच्छा सलूक कर रही हैं, तो आपने घर में अगर नौकरानी रखी है, वो भी छोटी मासूम, तो कम से ये खत्म होना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए कि छोटी मासूम बच्ची को घर में इजाजत ही नहीं देनी चाहिए कि उसको आप रखें। और जो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि आप खुद आए, माएँ काम करें, आप छोटी बच्चियों को क्यों बेचती हैं? ये बेहिस्सी है, हद से ज्यादा बेहिस्सी हो गई है। माँ बाप के लिए कह रही है ना कि माँ बाप भी इस दौर में जो है वो शाइक साहब, वो तो मैं कहती हूँ उन पे भी अल्लाह की मुझे समझ नहीं आती है, उनको भी अल्लाह ने क्या हदायत दी हुई है जो छोटी बच्चियों को वो लोगों के घरों में भेज देते हैं। तो हमने इस माशरे को मिलके हमने ठीक करना है। मैं अपने आप को ठीक करूंगी तो तब तबिंदा मैडम को कहूंगी, मैं महविश को कहूंगी और मैं जाके विरदा को कहूंगी,
सबसे पहले एहतसाब तो हम अपने आप से शुरू करें, अपने आप से करेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। हम अपना तो एहतसाब करते नहीं, हम दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो माएँ वहां गलत है जो बच्चियों को वो बेचती हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे घर के वो जो खातून जो रख रही है, जो नौकरानी रख रही है और उसके साथ जो सलूक हो रहा है, मैं तो उस पे अस्तगफिरुल्लाह माजरत के साथ कहूंगी, मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पे जो अपनी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। और जो बच्चियों को आप बेटियों की जगह नहीं रखते, बल्कि आप उनके साथ उल्टा उठ के ज्यादतियां शुरू कर देते हैं। तो ये माँ बाप की भी जो है जहाँ तरबियत का असर है, कमी है, यहाँ तालीम की भी कमी है। और मैं इसके साथ इजाज साहब ये प्रोग्राम को खत्म भी हम करना चाह रहे हैं, तो इसी के साथ मैं इस छोटी सी एक बात के साथ में खत्म करना चाह रही हूँ प्रोग्राम को। मैं आपका सब मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ, विदा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं भी आपका और तबिंदा मैडम आपका। तो मैं इंशाल्लाह जरूर हम प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम में आपको इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी हम आपको इन्वाइट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ ये बात करके खत्म करूंगी, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये ना कहें कि हम लोग जो हैं वो दूसरों पे तनकीद करेंगे तो दूसरों को हम सुधार सकेंगे। यहां मैं ये बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने आप की तरफ देखें कि हम क्या हैं, हम किस तरह हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपना एहतसाब पहले करें, अपने आप को पहले ठीक करें। और मैं उन मर्दों को मैं ये कहती हूं कि हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। अगर एक औरत अकेली माशरे में है, मुझे बड़ी इज्जत दी जाती है, मैं अपने आप की बात कर रही हूँ, मैं मर्दों में जिंदगी गुजार रही हूँ और इतनी इज्जत मुझे मर्द देते हैं। ये अपने पे भी मुनस्सर है, मैं प्रोग्राम का जो नतीजा निकाल रही हूँ ये अपने पे भी मुनस्सर है कि आप कितने अच्छे हो। आपकी अपनी क्वालिटी भी होनी चाहिए, आप डट के बात करें, खुल के बात करें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ हमारे अंदर वो नहीं है। तो इसके साथ ही मैं एक बात करूंगी और मैं इस शेर के साथ इख्तिताम करूंगी कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलोन, तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रोन। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। और शाइख साहब जो है शायद वो कुछ बात करना चाह रहे हो, तो प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका वक्त एंड हो गया है। मैं अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे मैं मादरत करूँगा क्योंकि सवालात बहुत सारे थे, हम वक्त की कमी की बायस उनके सवालात नहीं ले सके। इंशाल्लाह ताला आपका जो हमारे साथ ताल्लुक है और जिस तरह से जो आपकी दिलचस्पी है वो साथ रहेगी, तो हम माशरे के बहुत सारे जो ऐसे मसाइल हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो होगा वो हमारे लिए फूड फॉर थॉट होगा और इसमें जो पहलू डिस्कस किए गए हैं उसके हवाले से ज़रूर सोचिएगा और अपने तौर पे इस तहरीक का आगाज़ जो ख्वातीन के मुकाम के हवाले से, जो इनके हुकूक के हवाले से है, अगर हम अपने आप से शुरू कर सकें तो मैं समझूंगा कि इस प्रोग्राम का एक जो है हम एक यकीनी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान एजाज शाइख राबिया जंजुआ और हमारे मेहमान के आज शरीक हुए इस प्रोग्राम में सबको इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रवायात से लेकर सियाहत के बुलंद मकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की हुक्मरानी के यकीन तक,